आजकल मैंने कमेंट्स पढ़ना थोड़ा-सा कम कर दिया है, क्योंकि जितनी नेगेटिविटी जियोपॉलिटिक्स के अंदर है, न्यूज़ नेटवर्क्स के अंदर है, दुनिया के अंदर में है, उससे ज़्यादा नेगेटिविटी कमेंट बॉक्स के अंदर फैली हुई है। एक तो बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर पास्ट में थे, जिनकी मैं भी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त पास्ट में करता था कुछ साल पहले तक। लेकिन उसके बाद से जैसे-जैसे उनको देखता हूँ, जो इज़्ज़त है, अब तो मतलब देखता ही नहीं, लेकिन जो न्यूज़ ही आ जाती है, क्योंकि यूट्यूब अगर देखते हैं तो न्यूज़ तो आती ही है, तो इज़्ज़त उनकी खत्म होते धीरे-धीरे जा रही है। पुराने टाइम पे इक्विटी इन्वेस्टमेंट के, म्यूचुअल फंड्स के बहुत ज़्यादा सपोर्टर थे, लेकिन जैसे-जैसे वो इर्रिलेवेंट होते गए, मतलब उनकी चर्चा मार्केट के अंदर, एक टाइम पे वो सबसे बड़े यूट्यूबर भी थे, इन्वेस्टर भी, मोटिवेशनल स्पीकर भी थे, लेकिन जैसे-जैसे कम होता गया मामला, अब वो कुछ भी टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं रिलेवेंट रहने के लिए। कुछ भी उल्टा सीधा बोल दो। अब जैसे उल्टा सीधा बोला, तो जैसे मेरे कमेंट बॉक्स में उनके नाम के साथ कमेंट्स भर रहे हैं, नाम नहीं लूंगा क्योंकि लीगल केस हो जाता है, सब पे स्ट्राइक वगैरह आ जाता है। तो जैसे मेरे कमेंट्स बॉक्स में भर रहा है, वैसे बाकियों के भी जो फाइनेंस वाले यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, उनके कमेंट बॉक्स में भर रहा होगा, तो रीच उनका बढ़ रहा है। तो रीच बढ़ाने के लिए उल्टा सीधा वो कमेंट करते रहते हैं। इसके अलावा हमारे कमेंट बॉक्स में भी काफी सारे महाज्ञानी लोग हैं, जो कि न्यूज अपडेट्स, एनालिसिस, इंफॉर्मेशन पे कम ध्यान देते हैं, और फालतू की जो सपनों की दुनिया है वहां पे ज्यादा रहते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजों का जवाब दे देता हूं। सबसे पहले लोगों का जो कहना रहता है कि मार्केट खत्म हो जाए। सबसे पहले तो अभी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया को ही कुछ हो जाएगा तो हमारा क्या होगा। मतलब इंडिया को ही कुछ हो जाएगा, बांग्लादेश, श्रीलंका या कहीं जापान या दूसरी पाकिस्तान, इन सब जैसा हाल हो जाएगा तो फिर क्या होगा हमारा। तो फिर हमारा कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत उससे नहीं होगी। समझ रहे हो? आपके अगर अंदर इतनी निगेटिविटी है कि भारत को ही कुछ हो जाएगा, तब तो काम ही खत्म है। नहीं तो भारत के कुछ होने के बावजूद अगर भारत रहेगा जिंदा, अगर भारत का नामो निशान खत्म हो जाता है, तब तो सब कुछ ही खत्म है। लेकिन उसके बाद भारत अगर जिंदा रह जाता है, तो जो आपका गोल्ड का इन्वेस्टमेंट है वो और ज्यादा ग्रोथ कर चुका होगा। अगर आपने सिल्वर के अंदर भी कुछ पैसा डाल रखा है तो वो और भी ज्यादा ग्रोथ कर चुका होगा। जो आपका इक्विटी का पैसा है, वो जब भारत को कुछ हो रहा होगा तो वो डिप में जाएगा, और जैसे ही जो अनसर्टेनिटी है वो खत्म होगी कि नहीं, भारत को कुछ होने के बावजूद में भारत का वजूद रह जाएगा, वो पैसा बहुत ज्यादा तेजी से रिकवर हो जाएगा। जो आपका रियल एस्टेट जो ऊपर से चलता आ रहा है, जमीन जायदाद जो आपकी है, वो सब इंटैक्ट रहेगी, सब कुछ जैसा का तैसा रहेगा अगर भारत बच जाता है तो। अगर वजूद ही खत्म हो जाएगा भारत का तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर भी जो आपका फिजिकल सोना है आपके लॉकर में पड़ा हुआ, वो आपसे कोई नहीं छीन पाएगा, वो आपका ही है और आपका ही रहेगा। कैश पैसा है उसका वैल्यू खत्म हो जाएगा, लेकिन वो वैसा ही रहेगा। तो मल्टी एसेट जो हमारी स्ट्रेटजी होती है, या फिर जो डाइवर्सिफिकेशन की बात हम करते हैं, जो एसेट एलोकेशन की बात करते हैं, तो उससे यही तो फायदा मिलता है। आप म्यूचुअल फंड का मतलब समझते हो सिर्फ इक्विटी, लेकिन जो 10%, 5% अलग अलग एलोकेशन हमने करके रखा है, इंश्योरेंस एक तरीके का। अभी मैं बार बार क्या कहता हूं, गोल्ड को डाइवर्सिफिकेशन से ज्यादा मैं इंश्योरेंस कहता हूं आपके लिए, कि जो आपके घर में ज्वेलरी है, जो क्वाइन है, या अगर आपने बहुत ज्यादा बार भी खरीद के रखा है, वो सब क्या है, वो आपका इंश्योरेंस है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा तो वो रहेगा। वो तो सब कुछ खत्म हो जाएगा फिर भी उसकी वैल्यू रहेगी, और ज्यादा अगर सब कुछ खत्म होने पाएगा तो उसकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन सब कुछ खत्म हो जाएगा तो किसके पास इतना पैसा रहेगा कि सोना आपसे खरीदेगा। समझ रहे हो? तो आप जिस तरीके का एकदम एपोक्लिप्स वाला सिचुएशन इमेजिन कर रहे हो, वैसा सिचुएशन होगा नहीं कभी, वो बस आपके माइंड में ही होगा। कभी किसी तरीके का प्रोटेस्ट वगैरह या किसी तरीके का बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी तो वो होके रिकवर होगा। भारत था, है और हमेशा रहेगा, और इसलिए आपकी संपत्ति भी भारत के अंदर में रहेगी जब तक आप कुछ इलीगल काम नहीं करते, जिससे आपको भागना नहीं पड़ता देश छोड़ के। तो ये चीजें हैं। अब आती है बिजनेस इक्विटी की ही बात कर लेते हैं। अभी तो इस चीज की बात खत्म हो गई, अब इक्विटी की बात करते हैं। इक्विटी के अंदर में भी आपको सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ही, आप चाहो तो यूरोप के अंदर इन्वेस्ट करो, चाहो आप अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट करो, चाहो आप चाइना के अंदर इन्वेस्ट करो, समझ रहे हो, चाहो तो पूरा ग्लोबल मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करो, पूरे एशिया के अंदर इन्वेस्ट करो, समझ रहे हो।
तो सिर्फ ईटीएफ के थ्रू भी कर सकते हो, और सिर्फ म्यूचुअल फंड के थ्रू भी आप दुनिया की अलग अलग कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं सोच रहा हूं कि चलो आपको भारत पे भरोसा नहीं है, अरे आपको जिस कंट्री पे लग रहा है कि ग्रोथ होगा, जिस कंट्री पे आपको लग रहा है भरोसा होगा, वहां पे इन्वेस्ट करके वेल्थ क्रिएट कर लो, क्या दिक्कत हो रहा है? मेरी एनालिसिस अलग है, आपकी एनालिसिस अलग है। आपकी एनालिसिस में जो कहता है, जो कंट्री आपको सही लगती है, वहीं पे इन्वेस्ट कर लो। कोई दिक्कत है उसके अंदर? कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि भाई भारत के अंदर खासकर स्मॉल कैप सेगमेंट में काफी ग्रोथ हो सकती है, मैं करता हूं इन्वेस्ट। आपको लगता है नहीं हो सकती, लार्ज कैप सेगमेंट में ग्रोथ हो सकती है, आप लार्ज कैप सेगमेंट में करो। आपको लगता है नहीं हो सकता, आपको लगता है यूएस के अंदर हो सकता है, यूएस में करो। आपको लगता है यूरोप में हो सकता है, यूरोप में करो। कोई दिक्कत है? कोई परेशानी होने वाली है? नहीं होने वाली है। तो परेशानी तब होती है जो आप करते कुछ नहीं हो, या तो आप गलत स्ट्रैटेजी फॉलो कर लेते हो। गलत स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, आपको परेशानी होगी। आपने इन्वेस्टमेंट सिर्फ इंडिया के अंदर किया, क्लियर है, और आपने क्या किया कि आपका पैसा, आपका रिस्क एपेटाइट उतना था नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत यही पे आती है, अगर रिस्क एपेटाइट है नहीं उतना और आपने पूरा पैसा स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट कर लिया। पूरा पैसा स्मॉल कैप के अंदर भी इन्वेस्ट करने की दिक्कत नहीं है, लेकिन रिस्क एपेटाइट होना चाहिए, लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए। आपका गोल भी लॉन्ग टर्म है, लेकिन आपका रिस्क एपेटाइट उतना है, आप वॉलेटिलिटी नहीं झेल सकते और आपने पूरा पैसा स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट कर लिया है। दिक्कत वहां पे आ जाती है आपको। आपका अगर 15 साल का गोल है और आपको नहीं डर लग रहा है, तो फिर आप पूरा पैसा स्मॉल कैप में डालो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। क्योंकि स्मॉल कैप का बिहेवियर ये भाई 3-3 साल रिटर्न नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। आप इसको झेल सकते हो तो करो इन्वेस्ट, नहीं झेल सकते मत करो स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट। लेकिन दिक्कत यही है कि आप समझ ही नहीं पा रहे हो। जब बुल मार्केट आती है तो सब लोग एग्रेसिव इन्वेस्टर, रिस्की इन्वेस्टर बन जाते हैं। जब बेयर मार्केट आती है तो बस कमेंट 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 कमेंट, हालत खराब, बेच कर भागो, यही चीज होती है। तो ये परेशानी किसके साथ है? मार्केट के साथ नहीं है, ये परेशानी मेरे साथ नहीं है, ये परेशानी किसी और। ये आपको खुद को समझना होगा कि आप कितना रिस्क टॉलरेट कर सकते हो। झेल सकते हो, रहो इन्वेस्टेड। नहीं झेल सकते, जहां पे झेल सकते हो वहां पे करो इन्वेस्ट। इक्विटी की बात करते हैं, चलो स्मॉल लार्ज मिड सब हटाते हैं, सिर्फ इक्विटी की बात करते हैं। ग्लोबल हो, डोमेस्टिक हो, सब मिला के हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड इन्वेस्टमेंट होता है, क्लियर है? इक्विटी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड इन्वेस्टमेंट होता है। कोई रिटर्न की गारंटी नहीं होती है, सालों साल रिटर्न नहीं बनेगा, लेकिन एक साल कोई ऐसा आएगा कि सारे साल के रिटर्न को पूरा कर देगा। ये एकदम आपको यही मान के ही चलना है कि अगले एक साल भी रिटर्न नहीं बनेगा, अगले 5 साल भी रिटर्न नहीं बनेगा, तो छठा साल ऐसा आएगा कि वो सबको पूरा कर देगा। तो इक्विटी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड हो गया। डेट मीडियम रिस्क मीडियम रिवॉर्ड। ऐसा नहीं कि डेट के अंदर रिस्क नहीं है, लेकिन डेट के अंदर मीडियम रिस्क के साथ मीडियम रिवॉर्ड है। और उसके नीचे आ जाता है हमारे पास गोल्ड। सिल्वर की भी मैं बात नहीं करूंगा, सिर्फ गोल्ड की बात करूंगा। क्यों? क्योंकि अभी के टाइम पे, पास्ट में भी था, गोल्ड एज ए करेंसी यूज हो रही थी। गोल्ड को सेंट्रल बैंक्स पास्ट में भी रखते आए हैं और अभी और उन्होंने बढ़ा भी दिया है सारे सेंट्रल बैंक्स। तो गोल्ड के अंदर सेफ्टी है। किस चीज की सेफ्टी? क्योंकि हर देश की जो मेन बैंक है, सेंट्रल बैंक है, वही गोल्ड को रिजर्व की तरफ रखती है। तो गोल्ड आपके लिए इंश्योरेंस है, गोल्ड आपके लिए सेफ्टी है, ठीक है? तो गोल्ड के अंदर मीडियम रिवॉर्ड है, 8 से 9% तक पास्ट में लंबे समय का रिटर्न जो इन्वेस्टर को मिलता है। गोल्ड में कितना प्राइस सर्ज हुआ वो 15% तक भी दिखता है रुपी टर्म में, लेकिन इन्वेस्टर को जो रिटर्न मिला वो 9% 10% तक का ही रिटर्न मिला। क्योंकि म्यूचुअल फंड के थ्रू करो, ईटीएफ के थ्रू करो, डायरेक्ट खरीदो, कैसे भी करो, कमीशन लगता ही लगता है। ईटीएफ में, म्यूचुअल फंड में कमीशन लगता है आपका, और डायरेक्ट खरीदते हो तो मेकिंग चार्ज वगैरह लगते हैं, प्राइस भी ऊपर नीचे होके आपको मिलता है। तो इसलिए जो रिटर्न्स है वो 9-10% के ही लॉन्ग टर्म में मिले हैं। लेकिन गोल्ड ने कितना रिटर्न दिया है ये आप देखने जाओगे तो वहां पे आपको 12% 13% तक, और अभी क्योंकि पिछले 1-2 साल में रैली आ गई है तो 14-15% भी दिखता है। डेट मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न, गोल्ड सेफ्टी मीडियम रिटर्न, इक्विटी हाई रिस्क हाई रिटर्न। बस इस चीज को आपको माइंड में रख के चलना है। गोल्ड के अंदर भी लॉन्ग टर्म ही इन्वेस्टमेंट होगी, कम से कम मिड टर्म तो जरूर होगी। शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट गोल्ड में भी नहीं होती है, इक्विटी के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं होती है, डेट के अंदर शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म तक की
हर टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट होती है। तो अपना रिस्क एपेटाइट समझ के इन्वेस्ट नहीं करोगे तो परेशानी आपको होगी। और कोई दुनिया खत्म नहीं हो रही है, समझ रहे हो? कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आपको बोलता है, कुछ भी आके आपको बोलता है, कोई भी दुनिया खत्म नहीं हो रही है। और कोई भी एक म्यूचुअल फंड 50 बिजनेस के अंदर, मान लो आपने निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्ट किया है, भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनी है, वो बंद खत्म नहीं होगी। प्रॉफिट्स किसी क्वार्टर में नीचे, किसी क्वार्टर में ऊपर हो सकते हैं, खत्म नहीं होगी। आपने अगर नैस्डैक 100 के अंदर इन्वेस्ट किया है तो अमेरिका की सबसे बड़ी 100 कंपनी बंद खत्म नहीं हो रही है, जीरो नहीं होने वाला है। तो जिस तरीके से आपको वीडियो के अंदर दिखाया जाता है वैसा कुछ नहीं होने वाला है। ये सब डराने का, रिलेवेंट रहने का। और देखो, मुझे उतने ज्यादा लोग नहीं जानते, मैं कुछ उल्टा सीधा भी बोलूंगा ना तो बहुत ज्यादा मुझे व्यूज नहीं आएगा, मैं बहुत ज्यादा दुनिया के लिए रिलेवेंट नहीं हूंगा। लेकिन कोई बहुत बड़ा फिगर है ना, वो कुछ उल्टा सीधा बोलेगा तो तुरंत ही वो वायरल होगा, भयंकर तरीके से व्यूज आएंगे, भयंकर तरीके से चीजें होंगी। क्लियर है? प्लस उसी मोटिवेशनल स्पीकर का सिल्वर ज्वेलरी, मतलब ज्वेलरी का बिजनेस है, उसमें सिल्वर वगैरह भी वो ऐड करेंगे, आगे चल के हो सकता है गोल्ड वगैरह भी ऐड करे, आगे चल के वो कॉइन का बिजनेस कर ले, कोई भी बिजनेस कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन समझ लो बेनिफिट व्यूअर को नहीं दे रहे, वो बेनिफिट खुद का ले रहे। व्यूअर को बेनिफिट देना होता ना तो एसेट एलोकेशन की बात करते हैं, और आपने एसेट एलोकेशन कर रखा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। इमरजेंसी का पैसा, अंडर 3 ईयर का पैसा डेट में है, 3 ईयर से ऊपर का, 5 ईयर से ऊपर का पैसा इक्विटी के अंदर में है, कुछ पोर्शन इंश्योरेंस के लिए गोल्ड के अंदर में है, जो फैमिली से चला आ रहा है रियल एस्टेट वो आपके पास है ही। आगे चल के जब आपका कॉर्पस बड़ा होगा, ध्यान रखना, मैं नहीं कह रहा हूं रियल एस्टेट नहीं लेना है, आगे चल के जब कॉर्पस बड़ा होगा और आपके पास ज्यादा पैसा होगा तो आप रियल एस्टेट भी ऐड कर लोगे। तो आपका अलग अलग एसेट्स के अंदर पैसा है इन्वेस्टेड, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप डरो मत। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल रिटर्न नहीं भी इक्विटी के अंदर बनता है, बाकी एसेट्स में आपका पैसा बन रहा है, आप डरो मत। थोड़ा कम बनेगा, थोड़ा ज्यादा बनेगा, बन रहा है। और अगर सुपर एग्रेसिव, सुपर कुछ भी, इन सब वैसे आपके लिए वीडियो है नहीं सुपर एग्रेसिव वालों के लिए, क्योंकि वो तो डरते नहीं है। जो लोग डर रहे हैं, अलग अलग एसेट्स में पैसा डालो और टेंशन फ्री रहो। टेंशन में हो मतलब आपने गलत इन्वेस्टमेंट किया है।